जब एक अरबपति लड़की अपनी कंपनी बचाने के लिए एक मासूम किसान को मोहरा बनाकर शादी का जाल बिछाती है, तो उसे लगता है कि जीत उसकी हुई। उसे लगा था कि दौलत की चमक दिखाकर वो इस गरीब लड़के को आसानी से फंसा लेगी। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिस जाल में वो उस गरीब लड़के को फंसा रही थी, वही जाल उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत मोड़ बन जाएगा। दोस्तों, रूहों को झकझोर देने वाली इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के सदकपुर गांव में जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है, तो ऐसा लगता है मानो कुदरत ने धरती पर सोने की चादर बिछा दी हो। सुबह के लगभग 5 बजे थे। ठंडी हवाओं में गीली मिट्टी की सौधी महक और सरसों के खेतों की ताजगी घुली हुई थी। ईशान, जो 27 साल का एक लंबा, मजबूत कदकाठी और गहरी आंखों वाला नौजवान है, अपने पुराने कुएं के पास खड़ा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींके मारे, जिसकी बूंदें उसकी धूप में तपी हुई मांसपेशियों से होते हुए जमीन पर गिर रही थीं। ईशान ने कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री ली थी। उसके पास शहर के बड़े ऑफिस के एयर कंडीशन्ड कैबिन में बैठने का मौका था, लेकिन उसने उस चमचमाती दुनिया के बजाय अपनी बूढ़ी मां गायत्री देवी की सेवा और अपने पिता के अधूरे सपनों को चुना। उसने अपने पुराने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया। ट्रैक्टर की डुगडुग की आवाज गांव की खामोशी को चीर रही थी। ईशान ने अपने खेत की मिट्टी को मुट्ठी में भरा और उसकी नमी को महसूस किया। उसके पिता एक बड़े कर्ज के नीचे दबकर चल बसे थे और ईशान ने दिन रात एक करके हर एक रुपया जोड़कर उस जमीन को आजाद कराया था। उसके लिए ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये उसके बाप की पगड़ी की इज्जत थी। दोपहर की धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी। गांव की धूल भरी सड़कों पर बच्चे भाग रहे थे और पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे थे। अचानक गांव के मोड़ पर एक चमचमाती काली लग्जरी एसयूवी दिखाई दी। गांव के लोग दंग रह गए। ऐसी महंगी गाड़ी वहां पहले कभी नहीं देखी गई थी। गाड़ी के गुजरते ही धूल का एक गुबार पीछे छूट जाता, जो गांव की सादगी और शहर की रईसी के बीच के अंतर को साफ दिखा रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर काव्या बैठी थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े डिजाइनर चश्मे थे, लेकिन उनके पीछे छुपी आंखों में एक गहरा सन्नाटा और थकान थी। काव्या, जो मल्होत्रा ग्रुप की मालकिन थी, आज एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसमें उसके अपने ही उसके दुश्मन थे। उसने बचपन से सिर्फ सौदे देखे थे, चाहे वह उसके माता पिता का तलाक हो या करोड़ों की बिजनेस डील्स। उसे लगता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है और दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। काव्या उसके पास पहुंची और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या तुम ही ईशान हो? क्या तुम ही ईशान हो? ईशान ने ट्रैक्टर के नीचे से निकलकर अपनी आंखें साफ की। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो इस धूल मिट्टी वाली जगह पर बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। ईशान ने अपने पुराने गमछे से हाथ पोंछते हुए कहा, जी, मैं ही हूं। आपको खेत का रास्ता भूल गया है या किसी ने गलत पता दे दिया? काव्या ने अपने चश्मे हटाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उसने सीधे ईशान की आंखों में देखा और कहा, मैं रास्ता नहीं भूली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। मुझे एक पति चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। ईशान खामोश हो गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। वो थोड़ा मुस्कुराकर बोला, देखिए, अगर ये कोई शहरी मजाक है तो मेरे पास खेत में काम बहुत है। यहां हम फसलें उगाते हैं, नाटक नहीं करते। ये मजाक नहीं है। काव्या की आवाज में
एक थरथराहट थी जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। मैं काव्या मल्होत्रा हूं। मेरे चचेरे भाई इंद्रजीत की नज़र मेरी जायदाद पर है। मेरे दादाजी की वसीयत के मुताबिक मुझे कल तक शादी करनी होगी, वरना मैं सब कुछ खो दूंगी। मुझे शहर का कोई रईस लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरी कंपनी में हिस्सेदारी मांगेगा या मुझे ब्लैकमेल करेगा। मुझे तुम जैसा कोई चाहिए जिसका कोई लालच न हो। ईशान ने एक गहरी सांस ली और अपना ट्रैक्टर बंद कर दिया। तो आपको एक पति नहीं, एक मोहरा चाहिए। आपको लगा कि गांव का गरीब किसान है, कुछ पैसे दिखाऊंगी तो पीछे पीछे शहर चला आएगा। काव्या ने आगे बढ़कर भावुक होते हुए कहा, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारे गांव की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है या तुम्हारे खेत की जो जरूरतें हैं, वे सब एक पल में खत्म हो जाएंगी। बस 6 महीने का ड्रामा, फिर तुम आजाद, मैं आजाद। ईशान थोड़ा करीब आया। उसका कद काव्या से काफी ऊंचा था, लेकिन उसकी आवाज में एक स्थिरता थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, काव्या जी, खेत में फसल उगाने में महीनों लगते हैं, लेकिन उसे काटने में सिर्फ एक दिन। आप एक रिश्ते को फसल की तरह नहीं, बल्कि बाजार की सब्जी की तरह खरीदने आई हैं। रिश्ते सौदे से नहीं, साथ से बनते हैं। काव्या की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, मेरी दुनिया में साथ जैसा कुछ नहीं होता ईशान, वहां सिर्फ जरूरत होती है। मेरे माता पिता ने मुझे 10 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक मैं अकेली लड़ रही हूं। अगर आज मैंने ये फैसला नहीं लिया तो मैं वो सब खो दूंगी जो मेरे दादाजी ने खून पसीने से बनाया था। क्या तुम एक हारते हुए इंसान की मदद नहीं करोगे? ईशान ने काव्या की आंखों में देखा। वहां उसे घमंड नहीं, बल्कि एक हारा हुआ योद्धा दिखाई दिया, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। ईशान को महसूस हुआ कि ये लड़की बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। ईशान ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, काव्या जी, मैं आपके पैसों या आपकी कंपनी के रुतबे से प्रभावित होकर हां नहीं कह रहा। मैं हां कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि अपनों का साथ छूट जाने पर कैसा महसूस होता है। मैं नहीं चाहता कि आपके दादाजी का सपना वैसे ही राख हो जाए, जैसे मेरे माता पिता के सपने अधूरे रह गए थे। मैं इस कागज पर दस्तखत आपकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उस ईमानदारी के लिए करूंगा जो मुझे आपकी आंखों में दिखी है। काव्या ने एक गहरी सांस ली और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो एक सौदे का हिस्सा समझकर आई थी, उस इंसान ने इसे एक जिम्मेदारी बना दिया था। ईशान ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहर जाने से पहले आपको हमारे तरीके से शादी करनी होगी और कुछ दिन मेरे घर रहना होगा, ताकि मेरी मां को लगे कि यह सब सच है। क्या आप इस धूल और मिट्टी में रह पाएंगी? काव्या ने खेत की मिट्टी की तरफ देखा और फिर ईशान की सादगी की तरफ। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा करते हुए कहा, कोशिश करूंगी। उस दिन सूरज ढलने से पहले 2 अलग-अलग किनारों ने मिलने का फैसला किया। एक तरफ शहर की ऊंची इमारतें थीं और दूसरी तरफ गांव की पक्की मिट्टी। दोनों के बीच एक कागजी रिश्ता बनने जा रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी रूह को बदलने वाला था। काव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और ईशान ने अपने मिट्टी से सने हाथ से
उसे थाम लिया। यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक अटूट प्रेम कहानी की पहली किस्त थी। शहर की तहसील कचहरी का वो कमरा उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा और धूल भरा था। दीवारों पर पुरानी भाइयों का ढेर लगा था और एक कोने में रखा पुराना पंखा अपनी पूरी ताकत से चरमराहट भरी आवाज निकाल रहा था। बाहर की दुनिया को खबर तक नहीं थी कि मल्होत्रा ग्रुप की उत्तराधिकारी आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला एक मामूली से कमरे में लेने जा रही है। वहां ना कोई ढोल नगारा था, ना कोई लाल जोड़ा और ना ही मंत्रों का उच्चारण। काव्या एक साधारण लेकिन महंगे नीले फॉर्मल सूट में थी। उसके चेहरे पर एक कॉर्पोरेट मुखौटा था जो उसकी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसके ठीक बगल में ईशान खड़ा था, जिसने एक साफ सुथरा सफेद कुर्ता पहना हुआ था। ईशान की सादगी और उसकी शांत मुद्रा काव्या के शहरी रसूख के सामने एक अनूठा विरोधाभास पैदा कर रही थी। गवाह के रूप में ईशान के साथ उसके पड़ोसी रामू काका आए थे। वो अपनी धुंधली आंखों से कभी ईशान को देखते और कभी उस सुंदर शहर की लड़की को जो अचानक उनके गांव की लड़की की पत्नी बनने जा रही थी। रामू काका को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। वकील ने कुछ दस्तावेज मेज पर रखे और बेरुखी से कहा, दोनों यहां और यहां दस्तखत कर दीजिए। काव्या के हाथ एक पल के लिए कांपे। उसे अपने माता पिता के बिखरते रिश्तों की याद आई। उसने सोचा था कि वो कभी इस बंधन में नहीं बंधेगी, लेकिन आज वो अपनी कंपनी बचाने के लिए इस डील पर मोहर लगा रही थी। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, उसके मन में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसकी कंपनी अब सुरक्षित थी। जब ईशान की बारी आई तो उसने बहुत ही गंभीरता के साथ पेन थामा। उसके लिए ये केवल कागज नहीं था। उसने काव्या की आंखों में हारने का जो डर देखा था, उसे दूर करने की एक जिम्मेदारी थी। हस्ताक्षर होने के बाद काव्या के वकील ने पास आकर धीरे से कहा, मैडम, अगर हम चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड और इंद्रजीत को इस शादी पर शक ना हो, तो आपको कुछ दिन ईशान के घर गांव में ही रहना होगा। शहर के होटलों में रहना संदिग्ध लग सकता है। काव्या ने एक लंबी सांस ली। वो गांव जाने के विचार से ही असहज थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बिना मन के सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। गांव की दहलीज पर गृह प्रवेश। धूल उड़ाती हुई काली एसयूवी जब ईशान के पुश्तैनी घर के सामने रुकी, तो पूरा गांव अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगा। घर पक्का था, लेकिन उसकी बनावट बहुत पुरानी और साधारण थी। दीवारें चूने से पुती हुई थीं और बरामदे में एक तुलसी का पौड़ा लगा था। जैसे ही काव्या कार से नीचे उतरी, उसने देखा कि ईशान की बूढ़ी मां गायत्री देवी हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर ममता की एक ऐसी चमक थी जिसे काव्या ने बरसों से नहीं देखा था। काव्या, जो इस शादी को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मानती थी, ईशान की मां के इस पारंपरिक स्वागत से बुरी तरह असहज हो गई। गायत्री देवी ने आगे बढ़कर काव्या की आरती उतारी और उसके माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, जीती रहे पुत्र, आज इस घर के भाग्य खुल गए जो तू इस चौखट पर आई है। काव्या मौन खड़ी रही। जब गायत्री देवी ने उसे बीटी कहकर पुकारा और उसके सिर पर बड़े दुलार से हाथ फेरा, तो काव्या की आंखों के कोने नम हो गए। वो पत्थर दिल बिजनेस वुमन, जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती थी, उस ममतामयी स्पर्श के सामने निशब्द रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी कंपनी बचाने के लिए केवल एक पति ही नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार अनजाने में किराए पर ले लिया है।
गांव की पहली रात काव्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। शहर की आलीशान सुविधाओं में रहने वाली काव्या के लिए यहां की हकीकत से तालमेल बिठाना असंभव सा लग रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। काव्या कमरे में अपने लैपटॉप पर विटमोर ग्रुप की फाइलें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। उमस भरी गर्मी और मच्छरों के हमले ने उसकी चिड़चिड़ाहट को चरम पर पहुंचा दिया। उसने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये कैसी जगह है? ना बिजली है, ना एयर कंडीशनर और ना ही ढंग का इंटरनेट। वो अंधेरे में बड़बड़ाई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ईशान हाथ में एक लालटेन और मटके के ठंडे पानी का गिलास लेकर अंदर आया। उसने देखा कि काव्या पसीने से तरबतर थी और परेशान होकर अपने हाथ हिला रही थी। ईशान ने चुपचाप मटके का पानी मेज पर रखा और अपने हाथ में पकड़े एक बांस के पंखे यानी हैंड फैन से काव्या को हवा करने लगा। काव्या ने उसे टोकते हुए कहा, ईशान, मैं यहां एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता था कि गांव की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है। ईशान ने शांत स्वर में जवाब दिया, काव्या जी, शहर में बटन दबाते ही रोशनी मिल जाती है, इसलिए वहां के लोग उजाले की कद्र करना भूल जाते हैं। यहां हमें हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। बारिश के लिए, फसल के लिए और बिजली के लिए भी। काव्या ने चिढ़कर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी इस इंतजार की आदत डाल लूं? ईशान हल्की मुस्कान के साथ बोला, आदत नहीं, बस धैर्य का महत्व समझाना चाहता हूं। जिस तरह फसल को पकने में समय लगता है, वैसे ही जिंदगी की मुश्किलों को सुलझने में भी समय लगता है। आज रात ये हाथ वाला पंखा ही आपका सहारा है, इसे अपना लीजिए। काव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने चुपचाप वो पंखा अपने हाथ में ले लिया। ईशान के जाने के बाद उस लालटेन की मध्यम रोशनी में काव्या ने मटके का ठंडा पानी पिया। वो पानी उसे शहर के महंगे मिनरल वाटर से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला लगा। उस रात बिना एसी की ठंडी हवा में काव्या ने पहली बार आसमान के तारों को अपनी खिड़की से देखा। उसके और ईशान के बीच की बहस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने महसूस किया कि ईशान भले ही एक सीधा साधा किसान दिखता हो, लेकिन उसके शब्दों और उसके सिद्धांतों में एक ऐसी गहराई है जिसे वो अपनी कॉर्पोरेट दुनिया में कभी नहीं पा सकी थी। गांव की सुबह शहर की अलार्म वाली सुबह से बहुत अलग थी। यहां नींद मशीनी शोर से नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाट और दूर मंदिर से आती आरती की आवाज से खुलती थी। काव्या, जो अब भी इस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, तीसरे दिन सुबह जल्दी उठ गई। उसने खिड़की से देखा कि ईशान अपने बरामदे में गांव के कुछ किसानों के साथ बैठा था। वो चुपचाप बाहर आई और एक कोने में खड़ी होकर देखने लगी। ईशान केवल खेतों में हल चलाने वाला एक साधारण किसान नहीं था। वो वहां बैठी एक छोटी चौपाल को संबोधित कर रहा था और उन्हें नई सरकारी योजनाओं, बीज की गुणवत्ता और मिट्टी के स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक और सरल तरीके से समझा रहा था। काव्या को तब पता चला कि ईशान ने अपनी कृषि विज्ञान की पढ़ाई के बाद बड़ी कंपनियों की ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां सिर्फ इसलिए ठुकरा दी थीं ताकि वो अपने गांव के किसानों को शिक्षित कर सके और उन्हें कॉर्पोरेट शोषण से बचा सके। काव्या के मन में ईशान के प्रति सम्मान की पहली किरण यहीं से फूटी। उसने देखा कि जिसे वह एक मोहरा समझकर लाई थी, वह तो खुद में एक नायक है। कुछ देर बाद काव्या रसोई की ओर गई और अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के लिए चाय बनाई। वो चाय का कप लेकर ईशान के पास पहुंची, जो अपने पुराने ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था। ईशान ने हैरान होकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए चाय का कप ले लिया। उस सुबह ट्रैक्टर की छाया में बैठकर दोनों ने अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने खोले।
काव्या ने पहली बार किसी के सामने अपने माता पिता के तलाक के उस पुराने जख्म को साझा किया जिसने उसे रिश्तों से डरा दिया था। वहीं ईशान ने अपने माता पिता के साथ बिताए उन पलों की यादें सुनाई जो सादगी और प्रेम से भरी थीं। उनके बीच की वो बर्फीली दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी और एक अनकही साझेदारी की शुरुआत हो रही थी। दोपहर होते होते गर्मी और उमस बढ़ गई। गांव में बिजली फिर से कट गई थी और काव्या पसीने से बेहाल होकर चिड़चिड़ी हो रही थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी ईशान की मां गायत्री देवी कमरे में आई। उन्होंने काव्या की बेचैनी देखी और बिना कुछ कहे उसे बिस्तर पर बैठाया। गायत्री देवी ने एक हाथ वाला पंखा लिया और धीरे धीरे काव्या को झलने लगी। उन्होंने अपने हाथ से उसे ताज़ा बना हुआ खाना खिलाया। काव्या की आंखें भर आईं। जिस मां के प्यार के लिए वो बचपन से तरसती रही थी, वो उसे आज इस अनजान घर में एक समझौते वाली शादी के जरिए मिल रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी कंपनी बचाने के चक्कर में वो परिवार पा लिया है जिसे वह पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीद सकती थी। वो रात बहुत शांत थी, लेकिन ये शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। आधी रात के करीब अचानक गांव में शोर मचा। आग! आग! काव्या घबराकर उठी और बाहर भागी। उसने देखा कि ईशान के अनाज के गोदाम से ऊंची लपटें उठ रही थीं। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इंद्रजीत की एक सोची समझी चाल थी ताकि ईशान को आर्थिक रूप से तोड़ सके और उसे काव्या का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दे। ईशान बदहवास होकर गोदाम की तरफ भागा। वहां रखे बीज और औजार उसकी साल भर की मेहनत और गांव के कई किसानों की उम्मीद थे। अपनी जान की परवाह किए बिना ईशान उन जलती हुई लपटों के बीच कूद पड़ा। काव्या का कलेजा मुंह को आ गया। वो बदहवास होकर चिल्लाई, ईशान, बाहर निकलो, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ईशान उस आग से बीज के बोरे बाहर निकालने में लगा रहा। उस पल काव्या ने महसूस किया कि ईशान का त्याग और साहस कोई दिखावा नहीं था। वो वास्तव में दूसरों के लिए खुद को झोंकने वाला इंसान था। जब गांव वालों की मदद से आग बुझाई गई, तब तक ईशान काफी झुलस चुका था। काव्या ने ईशान को सहारा देकर घर के अंदर लाई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने मरहम निकाला और रोते हुए ईशान के जख्मों पर लगाने लगी। काव्या ने सुबकते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ईशान, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ तबाह हो रहा है। ईशान ने अपना झुलसा हुआ हाथ काव्या के हाथ पर रखा और उसे शांत करते हुए कहा, काव्या, ये अब सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी है। हम इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। ये वो क्षण था जहां उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट पीछे छूट गया और एक असली साझेदारी का जन्म हुआ। काव्या को अब समझ आ गया था कि वो अब अकेली नहीं है और ईशान ने यह साबित कर दिया था कि वो उसके साम्राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गोदाम में लगी आग की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन गांव के शांत माहौल में भारी तनाव फैल गया। इंद्रजीत, जो अब तक पर्दे के पीछे से चाले चल रहा था, खुद मैदान में उतर आया। उसने सोचा था कि आगजनी से ईशान डर जाएगा और काव्या टूट जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस हादसे ने उन दोनों को और करीब ला दिया है। दोपहर के समय जब ईशान अपने झुलसे हुए हाथों पर पट्टी बांधे खेतों की ओर देख रहा था, तभी 3 काली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उसके घर के सामने आकर रुकी। इंद्रजीत अपने अंगरक्षकों और कुछ वकीलों के साथ बड़ी ठसक से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वाह,
क्या शानदार नजारा है, इंद्रजीत ने ताली बजाते हुए कहा। मल्होत्रा ग्रुप की वारिस धूल भरी गलियों में एक मामूली किसान की मरहम पट्टी कर रही है। काव्या, ये नाटक अब बंद करो। बोर्ड के सदस्य कल मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी ये शादी सिर्फ एक कानूनी धोखाधड़ी है। काव्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी। धोखाधड़ी तुम कर रहे हो भाई साहब, और रही बात बोर्ड की, तो उन्हें सच बताने के लिए मैं खुद आ रही हूं। इंद्रजीत ठहाका मारकर हंसा। सच सच तो ये है कि ये किसान लड़का सिर्फ चंद पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। और सुनो ईशान, अगर तुम अभी इसी वक्त एक पेपर पर साइन कर दो कि ये शादी झूठी है, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ईशान धीरे धीरे इंद्रजीत के करीब आया। उसकी ऊंचाई और उसका व्यक्तित्व उस पल इंद्रजीत के महंगे सूट पर भारी पड़ रहा था। ईशान ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, इंद्रजीत जी, आपने शहर की ऊंची इमारतों में बैठकर सिर्फ कीमत लगाना सीखा है, कदर करना नहीं। काव्या जी का साथ मेरे लिए कोई सौदा नहीं है। और रही बात पैसों की, तो मिट्टी से सोना उगाना हमें आता है, आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। इंद्रजीत बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग कल बोर्ड मीटिंग में कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मेरे पास गवाह हैं कि तुमने शादी के लिए इसे मजबूर किया है। तभी ईशान ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, गवाह तो हमारे पास भी हैं। कल रात जब आपके आदमी गोदाम में आग लगा रहे थे, तो वे भूल गए कि गांव के हर मोड़ पर हमने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नहीं, बल्कि इंसानी आंखें लगा रखी हैं। मेरे छोटे भाई राजेश ने उस रात का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें आपके आदमी पेट्रोल छिड़कते साफ दिख रहे हैं। ईशान ने आगे बताया, मैंने राजेश, जो एक स्थानीय पत्रकार भी था, की मदद से इंद्रजीत के उन कॉल रिकॉर्ड्स को भी निकालवा लिया है, जिसमें वो गुंडों को फिरौती और आगजनी के निर्देश दे रहा था। यह सुनकर इंद्रजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अगले दिन शहर के मुख्य कार्यालय में बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। इंद्रजीत को पूरा भरोसा था कि वह अपनी बातों से बोर्ड को गुमराह कर देगा। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, काव्या और ईशान एक साथ अंदर दाखिल हुए। काव्या ने आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्टर पर वह वीडियो चलाया जिसमें इंद्रजीत के आदमी ईशान के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने बोर्ड के सामने सारे सबूत रख दिए। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, बोर्ड के सम्मानित सदस्यों, यह व्यक्ति न केवल कंपनी के मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा है, बल्कि इसने एक निर्दोष परिवार की जान लेने की कोशिश भी की है। ईशान ने बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा, मैं भले ही एक किसान हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि व्यापार भरोसे पर चलता है। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सका, वो आपकी कंपनी का क्या होगा? बोर्ड के सदस्य ईशान की बुद्धिमानी और काव्या के साहस से बेहद प्रभावित हुए। सबूत इतने पुख्ता थे कि पुलिस को वहीं बुला लिया गया। इंद्रजीत को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले गई। जाते समय इंद्रजीत की नजरें झुकी हुई थीं, जबकि काव्या और ईशान एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब जा चुके थे, काव्या अपने कैबिन की खिड़की से शहर को देख रही थी। ईशान उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। काव्या ने धीरे से कहा, ईशान, आज मेरी कंपनी बच गई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। अब तुम आजाद हो। ईशान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में आपको लगता है कि यह अब भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? काव्या निशब्द थी। उसकी आंखों में वो हाँ थी जिसे उसकी जुबान कहने से डर रही थी। उस बड़े से ऑफिस में, जहां कभी सिर्फ फाइलों का शोर होता था, आज 2 दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी जीत सिर्फ कंपनी बचाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को पाने में थी। शहर की भागदौड़ और अदालती कार्यवाहियों के कुछ हफ्तों बाद सड़कपुर गांव एक बार फिर सुर्खियों में था।
लेकिन इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि एक उत्सव था। मल्होत्रा ग्रुप की चेयरपर्सन काव्या और प्रगतिशील किसान ईशान की असली शादी का दिन था। ये शादी किसी 5 स्टार होटल के बंद कमरे में नहीं, बल्कि ईशान के उन्हीं लहलहाते खेतों के बीच हो रही थी जहां वे पहली बार मिले थे। चारों ओर गेंदे के फूलों की महक थी और पेड़ों पर टिमटिमाती लाइटें रात के अंधेरे को सुनहरी चमक दे रही थीं। पूरा गांव इस जश्न में शामिल था, क्योंकि काव्या अब उनके लिए कोई शहर की मेम नहीं, बल्कि उनके सुख दुख की साथी बन चुकी थी। काव्या आज लाल बनारसी साड़ी में सजी थी। उसके चेहरे पर वो कॉर्पोरेट कठोरता अब गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी चमक थी जो केवल भीतर की शांति से आती है। जब वो मंडप की ओर बढ़ी तो उसकी नजर गायत्री देवी यानी ईशान की मां से मिली। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू का हाथ थाम लिया। काव्या को महसूस हुआ कि जिस परिवार और ममता की तलाश उसने पूरी दुनिया की दौलत में की थी, वो उसे इस कच्ची मिट्टी और निस्वार्थ प्रेम में मिल गई है। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अग्नि के सामने बैठे ईशान और काव्या ने एक दूसरे का हाथ थामा। जब भेले शुरू हुए तो ईशान ने झुककर काव्या के कान में धीरे से कहा, याद है काव्या जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है। अब आप पूरी तरह आजाद हैं। काव्या रुकी। उसने ईशान की आंखों में गहराई से देखा और जवाब दिया, नहीं ईशान, आज से एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, उम्र भर का, और इस बार इसकी स्याही कोई वकील नहीं, बल्कि मेरा दिल है। ईशान ने मुस्कुराते हुए काव्या की मांग में सिंदूर भरा। ये सिंदूर केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं के मिलन का प्रतीक था। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं और पूरा वातावरण एक पवित्र ऊर्जा से भर गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव से या शहर से? उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।